हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले साल के पूछे गए ग्रुप डी और एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और अगर आप इसमें से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर आपको 12 सही उत्तर देने हैं। अगर आप 12 सही उत्तर दे लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर आप 12 सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको और कोशिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग, वेग, कार्य या फिर भार। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। कार्य क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस। ठीक है, डब्लू क्या होता है? वर्क। एफ क्या होता है? फोर्स। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है एफ बराबर एफ इंटू एस। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा? वेग, कार्य हो जाएगा, डब्लू, वर्क। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है कि किस वस्तु को गोलाकार दर्पण में वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण में वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ये जो है बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो जब किसी गोलाकार दर्पण में वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब का वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, चलिए चलते देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, वेग, शक्ति या फिर बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। तो कार्य करने की दर जो है वह शक्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, परिमाण या फिर पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य जो है वह लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा में, पानी में, निर्वात में या फिर कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। तो प्रकाश की गति जो होती है वह अधिकतम निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश जो है कि गति जो होती है अधिकतम किस में होती है? निर्वात में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन में कार्बन और इनमें से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और
हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए चलते देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि धातुओं के किस गुण के कारण उसके फाइल बनाने में आसानी होती है? अगाध प्रतिधनात्मकता, चालकता या फिर तन्यता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगाधवर्धनीयता। ठीक है, धातुओं के अगाधवर्धनीयता गुण के कारण इसके फाइल बनाने में आसानी होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। कण की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होती है? कण की गतिज ऊर्जा इनमें से किस में अधिकतम होती है? ठोसों में, गैसों में, प्लाज्मा में या फिर द्रव में? आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सॉरी 5 सेकंड का, नहीं तो आंसर फिर मैं ही बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। ठीक है, तो कण की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? ए, सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी या फिर कामकाजी आदमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान आदमी। तो बुद्धिमान आदमी का नाम जो होता है वो होमो सैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन इनमें से किससे निष्कासित किया जाता है? हाइड्रेजिया से, लाइकेन से, जीरेनियम से या फिर पैडोनिया से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से। ठीक है, तो लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि शाकाहारियों को इनमें से क्या को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो वसा को पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए या फिर विटामिन को पचाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। तो शाकाहारियों को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जीवों और पर्यावरण के बीच अन्ययी क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए, पारिस्थितिकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, कीट विज्ञान या फिर डी, पक्षी विज्ञान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्यायी प्रक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? ए, क्रोमोसोम,
बी केंद्रक, सी नाभिक या फिर डी जीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या फिर बी भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या फिर सी भ्रूण को अपशिष्ट को बाहर निकालना, या फिर ऑप्शन नंबर डी भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना ये काम होता है। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो अगर आपने 15 में से, ठीक है, तो अगर आपने इन 15 क्वेश्चन में से 12 का सही आंसर दिया है तो आपका तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप 12 से कम उत्तर दे पा रहे हैं तो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है एम्पेयर, बी वाट, सी ओम या फिर टी कैंडेला। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, या तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।